बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। Dear students, welcome to class 8th. Today we are going to start the second lecture. Today we are going to start the first lecture of unit 2, that is the structure of atom. That is the Rutherford atomic model. First of all, what is atom? Atom is very small particle that we cannot see with the naked eye, and that is electrically neutral. ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में कि एटम हमारे पास भी स्मॉल पार्टिकल है, उसके बाद हम उसको नेकेड आई से यानी कि अपनी ज़ाहिरी आंख से जो है वो नहीं देख सकते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये था कि जो एटम है उसके अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद रदरफोर्ड ने एक जो है वो मॉडल दिया था जिसको कहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। Rutherford atomic model in 1911, Rutherford performed an experiment in order to know the arrangement of electron and proton in an atoms. ठीक है, अब रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इन एटम्स। Rutherford experiment. Rutherford bombarded a very thin gold foil about 0.0004 centimeter thickness with alpha particles. He used alpha particles obtained from the disintegration of polonium. Alpha particles are helium nuclei that are doubly positively charged. Most of these particles pass straight through the foil. Only few particles were slightly deflect, but 1 in 1 million was deflect through an angle greater than 90 from their straight path. Rutherford performed a series of experiments using thin foil of other elements. He observed similar results from these experiments. अब हुआ ये कि रदरफोर्ड ने जो है गोल्ड फॉइल जो है वो यूज़ की थी, ठीक है, जिसकी थिकनेस थी 0.0004 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने क्या किया था, गोल्ड फॉइल ली थी, जैसे कि हमारे पास ये है, ये आपके पास एक गोल्ड फॉइल है, और उसके बाद गोल्ड फॉइल के बाद उसने जो है एक सोर्स लिया था अल्फा पार्टिकल्स का जो कि हीलियम न्यूक्लियाई थे, और उसने जो है इस गोल्ड फॉइल के ऊपर, और यहाँ पे उसने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन ली थी जो कि जिंक सल्फाइड की भी है, और उसने जो कहा था यहाँ से जब उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई तो किसके ऊपर करवाई थी, थिन ये गोल्ड फॉइल के ऊपर करवाई। ठीक है, उसने देखा कि बहुत सारे मोस्ट ऑफ दीज पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू दी फॉइल। अब जब उसने देखा तो बहुत सारे पार्टिकल जो हैं वो स्ट्रेट जो हैं वो पास आउट हो गए फॉइल में से, और कुछ जो है वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुई यानी कि वापस आ गए। ठीक है, और हमें उसको कैसे पता चला कि ये जो है बम्बार्डमेंट यानी कि पास आउट हो गए। बेसिकली ये जो स्क्रीन रखी गई है ना, तो यहाँ पे एक शाइन सी प्रोड्यूस होती है जब होगी। ठीक है, तो उसने क्या किया था रदरफोर्ड ने कि थिन गोल्ड फॉइल ली थी जिसकी थिकनेस इतनी रखी थी 0.004, और अल्फा पार्टिकल्स की उसने बम्बार्डमेंट करवाई। उसने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं उस फॉइल में से पास हो गए हैं, और बहुत कम पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए थे। इस तरह उसने बहुत सारे और भी जो है वो थिन फॉइल को लेके अदर एलिमेंट्स यूज़ किए और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और रिजल्ट्स उसके पास जो है वो सिमिलर आए। ठीक है, अब हमारे पास उसकी कंक्लूजन्स क्या आई। उसने कहा कि सिंस मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्ट, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन एटम मस्ट बी एम्प्टी। उसने ये कहा कि हमारे पास जो है वो मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स तो जो है वो पास आउट हो गए, उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो एटम है उसका ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, यानी कि एटम के अंदर ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा वॉल्यूम उसका क्या है, एम्प्टी है। दूसरा पॉइंट उसने ये कहा, द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स थ्रू एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री शो दैट दीज पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स एंड द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एन एटम। उसके बाद उसने ये कहा कि जो फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए यानी कि वापस आगे बैक होकर, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये उसने कहा कि एटम में जो हीलियम न्यूक्लियाई है, अब जिनकी उसने जो अल्फा पार्टिकल्स थे उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो उसने कहा कि एटम के अंदर भी कोई
जो है ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से वो टकरा के आपके पास जो है वो कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो वापस आ गए। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि मैसिव अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्ट बाय इलेक्ट्रॉन। जो हैवी अल्फा पार्टिकल्स थे ना वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए by the electrons। ठीक है, on the basis of conclusions drawn from these experiments, Rutherford proposed a new model for an atom. He proposed a planetary model similar to the solar system for an atom. An atom is a neutral particle। उसके बाद अब उसने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक न्यू मॉडल जो है वो एटम का प्रपोज किया। ठीक है, उसने जो है उसको प्लानिटरी मॉडल का नाम दिया और उसने कहा कि उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सोलर सिस्टम की तरह है। ठीक है, अब उसने कहा कि एटम हमारे पास जो है वो क्या न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल का क्या मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद उसने कहा द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इज वेरी स्मॉल डेंस पॉजिटिव चार्ज। ही नेम्ड दिस रीजन इज न्यूक्लियस। उसने कहा कि हमारे पास जो एटम है उसमें हमारे पास जो वेरी स्मॉल डेंस पॉजिटिव चार्ज है, उसने जो है चार्ज रीजन है, उसने उस रीजन को जो है वो न्यूक्लियस का नाम दिया। यानी कि जैसे एक एटम है, ठीक है, और उसके सेंटर में क्या प्रेजेंट न्यूक्लियस है, और ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा डेंस है। और डेंस क्यों है, क्योंकि ये एक तो डेंस है और दूसरा इसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, और उसने इस पार्ट को जो है वो न्यूक्लियस का नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद उसने कहा द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कल। दीज सर्कल्स आर कॉल्ड ऑर्बिट। द सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। उसके बाद उसने ये कहा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे रिवॉल्व करे, अराउंड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो उस वजह से उसने जो है उसको शेल्स का नाम या ऑर्बिट्स का नेम दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास उसके कुछ डिफेक्ट्स आ गए थे। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एलिमेंट रिसेम्बलेंस आवर सोलर सिस्टम, इट हैज़ फॉलोइंग डिफेक्ट्स। द फर्स्ट वन इज क्लासिकल फिजिक्स सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल will emit energy continuously while revolving around the nucleus. Thus, the orbit of the revolving electron becomes smaller and smaller until it would fall into the nucleus. This would collapse the atomic structure. उसने कहा कि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, और जब वो इलेक्ट्रॉन के जब वो न्यूक्लियस के जो है वो अराउंड रिवॉल्व करता है तो एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है। ठीक है, और उसकी वजह से उसका जो है वो उसका वो जो है वो इतना स्मॉल होता जाता है कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट उसने ये कहा कि इफ़ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली इट शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम फॉर एन एटम बट अ लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन। दूसरा पॉइंट उसने ये कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहे हैं तो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहे हैं और एनर्जी इमिट कर रहा है तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। लेकिन क्या है जो है एटम का जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो ऑब्टेन हुआ। ठीक है, तो ये इसके दो डिफेक्ट्स आ गए थे। आगे बोहर फॉर्मुलेटेड अ न्यू एक्सप्लेनेशन एंड अ न्यू थ्योरी टू रिमूव डिफेक्ट्स फॉर अ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बोहर ने जो है इन दो डिफेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए एक न्यू एक्सप्लेनेशन दी। ठीक है, और वो क्या था, अब न्यू थ्योरी हमारे पास कौन सी आई थी, दैट इज द बोहर एटॉमिक थ्योरी। In 1913, Neil Bohr proposed a model for an atom that was consistent with the Rutherford model, but it also explained the observed line spectrum of hydrogen atom. Main postulates of Bohr theory are as follows. 1913 में नील बोहर ने जो है वो एक न्यू मॉडल जो है एटम को प्रपोज किया। ठीक है, और उसने एक छोटा सा एटम जो कि हाइड्रोजन का था उसने जो है वो एज एग्जाम्पल के तौर पे लिया। ठीक है, उसके पोस्टुलेट्स हमारे पास आ जाते हैं। द फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी, सो ईच ऑर्बिट इज कॉल्ड एनर्जी लेवल। उसने ये कहा कि हमारे पास एटम जो है, अब एटम में क्या प्रेजेंट, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, और अब वो कह रहे हैं कि हर ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो फिक्स होती है। ठीक है, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हमारे पास एक एटम है और उसमें हमारे एक एटम की बात करें कि हमारे पास न्यूक्लियस है, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है,
एक सर्कुलर फॉर्म में, तो अब वो उसी ऑर्बिट में अगर जो है वो रिवॉल्व करे, यानी कि उसके बाद वो अगले किसी में जंप करके नहीं आया या जंप करके नहीं है, तो इसका मतलब है उस ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो फिक्स है और उस ऑर्बिट, हर ऑर्बिट को उसने एनर्जी लेवल का नाम दिया। ठीक है, अब उसने दूसरा पॉइंट ये कहा, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, द फर्दर द इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द न्यूक्लियस द मोर एनर्जी इट हैज। उसने ये कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, न्यूक्लियस के, फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, अब जितना इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस से उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी है। द फर्दर द इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द न्यूक्लियस द मोर एनर्जी इट हैज़। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट उसका यह है कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, वेयर h इज द प्लांक्स कॉन्स्टेंट एंड इट वैल्यू 6.626 × 10⁻36 जूल। अब उसके बाद उसने ये कहा जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है वो सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम होगा h/2π, और h/2π हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू हमारे पास कौन से कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू हमारे पास है 6.626 × 10⁻34। ठीक है, उसके बाद उसने ये कहा कि लाइट इज एब्जॉर्ब्ड when an electron jump to higher energy orbit and emit when electron fall into the lower energy orbit. Electron present in a particular orbit does not radiate energy. उसके बाद उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है जब वो जंप करेगा हायर एनर्जी ऑर्बिट में, तो हमारे पास जैसे ये आपके पास है हायर एनर्जी ऑर्बिट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जैसे ये 1 है और ये 2 है, तो हायर एनर्जी ऑर्बिट में जब रिवॉल्व जो है वो जंप करेगा इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी लाइट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, इसी तरह जब वो लो वाले में जो है वो करेगा तो लाइट क्या होगी, एमिट होगी। ठीक है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एनर्जी ऑर्बिट में तो लाइट एब्जॉर्ब होगी, और जब वो फॉल करेगा लोअर एनर्जी ऑर्बिट में तो एनर्जी जो है ये लाइट क्या है, इमिट होगी। और जब वो अपने ही शेल में रहेगा, अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा, तो ना तो एनर्जी एमिट होगी और ना एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, एनर्जी हमारे पास क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट उसने ये कहा, द एनर्जी ऑफ द लाइट इमिटेड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। उसने कहा कि हमारे पास जो एनर्जी एमिट हो रही है वो किसकी इक्वल है जी, डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। ये हमारे पास डेल ई जो है वो रिप्रेजेंट करे चेंज इन एनर्जी। ठीक है, डेल ई इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट्स विद एनर्जी E2 एंड E1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है हमारे पास साइड पे एक बॉक्स आ रहा है, ये रदरफोर्ड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट who proposed first atomic model of an atom. He suggests that all of the positive charge and most of the mass of an atom is concentrated in the nucleus. The remaining volume of the atom is occupied by an electron that revolve around the nucleus in a circle is called orbit. These suggestions remain unchallenged, but his model could not explain the stability of an atom and the line spectrum for an atom. Bohr leaped over difficulty by using quantum theory of radiation that was proposed by Max Planck. Bohr proposed that an electron move around the nucleus in a well-defined circular path is called orbit. An orbit has fixed energy. Electron present in an orbit does not emit energy. Bohr atomic theory explain nicely the stability of an atom and also explain why an atom give line spectrum. Development of Bohr atomic model explain how interpretation of experimental result of other scientists help chemists to formulate new explanation and new theories. ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास रदरफोर्ड और बोहर एटॉमिक थ्योरी का डिफरेंस बताया गया। ठीक है, आप इसके ऊपर क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। हाउ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ सम साइंटिस्ट हेल्प केमिस्ट टू फार्मुलेट न्यू थ्योरीज एंड न्यू एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो मॉडल्स जो कि हमने अभी पढ़े हैं। द फर्स्ट वन इज रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी एंड द सेकंड वन इज बोहर एटॉमिक थ्योरी। अब रदरफोर्ड ने क्या कहा था, उसने एटॉमिक मॉडल को, उसका जो मॉडल था वो बेस कर रहा था क्लासिकल थ्योरी। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बेस्ड अपॉन क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, और सेकंड पॉइंट उसने जो है रदरफोर्ड
रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, उसने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर सका था। जबकि बोहर क्या था, बोहर की जो थ्योरी थी वो किस पे जो है वो बेस कर रही थी, डिपेंड अपॉन क्वांटम थ्योरी, ठीक है, किस पे डिपेंड कर रही थी, क्वांटम थ्योरी में। दूसरा पॉइंट इसमें ये था कि बोहर एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी एट एन एटम, उसने जो एक्सप्लेन किया था एटम की स्टेबिलिटी को, ठीक है, जो कि हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट रदरफोर्ड का ये था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में ये था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कल इज कॉल्ड ऑर्बिट, जबकि बोहर ने क्या कहा था, बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट एंड ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो रदरफोर्ड था उसने कहा था कि उसमें हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आया था, जबकि बोहर वाले में हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम आया था। उसके बाद हमारे पास नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट वाज इंट्रोड्यूस, हमारे पास जो है कोई भी आइडिया उसने ऑर्बिट के बारे में इंट्रोड्यूस नहीं किया था, जबकि बोहर ने कहा था ऑर्बिट हैज़ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट कि हमारे पास रदरफोर्ड कहा था कि एटम शुड कोलैप्स, जबकि हमारे पास बोहर ने कहा कि एटम शुड एग्जिस्ट। तो हमने आज जो है 2 थ्योरीज पढ़ी, द फर्स्ट वन इज रदरफोर्ड एंड द नेक्स्ट वन इज बोहर एटॉमिक थ्योरी।